अल्पकालिक संचलन के बाद दीर्घकालिक संचलन की अवधारणा को हम लोगों को समझना है। दीर्घकालिक संचलन डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट का तात्पर्य है लाखों करोड़ों वर्षों तक जब अंतर्जात बल क्रियाशील रहते हैं तो विभिन्न दिशाओं में वह कार्य करते हैं। तो विभिन्न दिशाओं में कार्य करने के रूप में वह दो मुख्य प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। एक है महाद्वीप का निर्माण, जिसे पठार निर्माणकारी संचलन भी कहते हैं। मतलब महाद्वीप एवं पठार का निर्माण जो संचलन करता है उसे अंग्रेजी में एपिरोजेनिक कहते हैं। एपिरोजेनिक आर छुटा हुआ है। और पर्वत निर्माणकारी संचलन को ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो दीर्घकालिक संचलन के तीन नाम को स्पष्ट करेंगे। अब इसमें जो तरंग कार्य करती है वो तरंग की दिशा को दो आधार पर हम लोग देखते हैं। हमने बताया था कि लंबवत तरंगे जो है वो या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो लंबवत तरंगे दो प्रकार से हैं, ऊपर और नीचे। और क्षैतिज तरंगे जब वेस्ट टू ईस्ट या लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू वेस्ट जाएगी। तो दो लंबवत तरंगे और दो क्षैतिज तरंगे मिल करके एनर्जी साइकिल का निर्माण होता है। तो उसमें महाद्वीपीय संचलन में लंबवत तरंगे और क्षैतिज तरंगों को हम लोगों ने देखा। तो तरंग जो है वो दो दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिलती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर कई प्रकार के संपीड़नात्मक बल कार्य करते हैं, जिसे कंप्रेशन बल कहते हैं। और इस दबाव से जो है वो फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत जैसी भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब वलित पर्वत के निर्माण के क्रम में जो कार्य करते हैं वलन फोल्डिंग और दूसरा है समवलन वार्पिंग। फिर दो विपरीत दिशा में भी क्रियाशील होता है, जिसमें बताए थे नीचे धसाव की क्रिया होती है। और पुनः महाद्वीप निर्माण की क्रिया में तनाव भी कार्य करता है, उसे भ्रंश भी कहते हैं। और भ्रंश, दरार, चटकने सबका अंग्रेजी वर्ड भी आपको दिए हुए थे। तो उस परिस्थिति में जो है वह आपको इसका स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। भ्रंश से पहले चट्टानों में जब दबाव पड़ता है तो क्रैक्स होता है, तो चटकन हो गया। दरार पड़ने से मान लीजिए यह स्थल उठ करके ऊपर चला गया और यह नीचे ही रह गया, तो दरार और भ्रंश तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्रिया है। अब कुछ टर्म को हम लोग समझना चाहते हैं कि महाद्वीपीय या पठार निर्माण में उत्थान का मतलब हम बताए थे कि ऊपर उठने वाले बल को ऊपरी मुखी बल कहते हैं। और किसी स्थल को यहां से उठाकर अगर यह ऊपर ले आता है तो इस क्रिया को उत्थान की क्रिया कहते हैं। निर्गमन में भी महाद्वीप या स्थल खंड ऊपर उठता है। और निमज्जन में धसाव, नीचे धसने की क्रिया होती है, जिसे अवतलन भी कहते हैं। और इस बल को अधोमुखी बल कहते हैं। तो उक्त परिस्थिति में हमने देखा कि कई प्रकार की क्रियाएं जो है वो दीर्घकालीन संचलन में क्रियाशील होती है। अब प्रत्येक डायग्राम वाइज जो है नीचे धसा, ऊपर उठा, इधर जो गया खिंचाव हुआ, खाली जगह नीचे धस गया, लगातार ये बल दिया, महाद्वीपीय भाग में सिकुड़न हो गया, जिससे पर्वत का निर्माण हो गया। प्रस्तुत चित्र में हम देखते हैं कि ये पूर्व का धरातल है। लाखों वर्ष पहले ये सपाट धरातल के नीचे जहां से लंबवत तरंगे ऊपर की ओर बल लगाती है, तो वर्टिकल तरंगे जो क्रियाशील होती है लाखों वर्षों तक, तो जहां जहां वह क्रियाशील होती है
इस धरातल को उत्थित करके यहाँ पहुंचा देती है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है इस बल से क्रियाशील होने से ऊपर उठ गया और यहाँ पर बल नहीं लगने से यह छूटता चला गया और धरातल का पूर्व का जगह पूर्व स्थल यह है। इस प्रकार से बड़े प्रदेश के उत्थान से महाद्वीप का निर्माण होता है और पठारी भाग का निर्माण। पर्वत निर्माणकारी बल, जिसे अंग्रेजी में ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, यह मूलतः क्षैतिज भूसंचलन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का परिणाम होता है। तो क्षैतिज भूसंचलन की दो स्थितियां होती है। ये स्थितियां हैं, एक है तनाव और दूसरा है दबाव। जब अंतर्जात बल कन्वेक्शनल करंट जब एक बिंदु पर आकर के विपरीत दिशा में गति करती है तो इस धरातल पर क्रैक्स और टेंशन की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण भ्रंश की स्थिति बनती है और भ्रंश से विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे ब्लॉक पर्वत एवं हॉर्स्ट पर्वत, रिफ्ट घाटी एवं रैंप घाटी का निर्माण होता है। आपसे स्पष्टता पूछेगा कि ब्लॉक पर्वत के निर्माण में कौन सी क्रिया होती है और उसमें बल की दिशा क्या होती है। तो ब्लॉक पर्वत एवं हॉर्स्ट पर्वत लगभग दोनों एक ही प्रकार का पर्वत है, लेकिन उठने और धंसने के आधार पर इनके नामकरण का अंतर है, जो बाद में हम लोग देखेंगे। और रिफ्ट वैली एवं रैंप वैली जो है, ये दोनों जो है समान प्रकार की घाटी है, लेकिन रिफ्ट वैली में क्या है कि बीच का भाग नीचे बैठ जाता है और रैंप घाटी में क्या है कि बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। यही इनमें अंतर है। तो इन अंतर में मूल कारण है तनाव, जिससे भ्रंश नामक आकृति बनती है और भ्रंश से ब्लॉक पर्वत एवं हॉर्स्ट पर्वत, रिफ्ट वैली एवं रैंप वैली का निर्माण होता है। दूसरा क्षैतिज संचलन में हम देखते हैं दबाव, जिसको कंप्रेशन कहते हैं। इससे क्या है कि दो अलग अलग जगहों से संवहन तरंगे धरातल के नीचे लगातार सक्रिय रहती है, एक बिंदु पर सक्रिय रहती है। इससे दबाव उत्पन्न होता है। दबाव से जो है भूपटल में मोर वलन उत्पन्न होता है और इस वलन से विभिन्न प्रकार के वलित पर्वत एवं घाटियों का निर्माण होता है। निष्कर्षतः दोनों स्थिति में, तनाव एवं वलन दोनों स्थिति में भूपटल में विरूपण होता है। तो पर्वत निर्माणकारी बल में जो है ये बल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्षैतिज संचलन के माध्यम से हमने बताया कि दो प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसमें एक भ्रंश से निर्मित स्थलाकृति है, टोपोग्राफी मेड बाय फॉल्ट, और एक होता है वलन से निर्मित स्थलाकृति, अर्थात टोपोग्राफी मेड बाय कंप्रेशन, ठीक है, या फोल्ड। तो इस टॉपिक में यह पीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कंपलसरी रूप से मेंस में शॉर्ट नोट्स का प्रश्न इस पर आता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चार प्रकार के होते हैं। भ्रंश से निर्मित स्थलाकृति चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, उत्क्रम भ्रंश, अति उत्क्रम भ्रंश या अतिक्षेप भ्रंश, ओवरथ्रस्ट फॉल्ट। ये तीन प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं या भ्रंश होते हैं, इसी से स्थलाकृति का निर्माण होता है। और ट्रांसकरेंट भ्रंश जो है वह सामने से नहीं, किनारे से रगड़ खाते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं सामान्य भ्रंश। यह है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश और
उत्क्रम और अतिक्षेप भ्रंश में अंतर यही है कि सामान्य भ्रंश में विपरीत दिशा में बल लगते हैं, जबकि रिवर्स में एक ही बिंदु पर दो तरफ से आने वाले बल लगते हैं और एक के ऊपर दो शिफ्ट कर जाते हैं। सामान्य भ्रंश में हम देख रहे हैं कि एक बल है जो विपरीत दिशा में कार्यशील है, तो किसी एक बिंदु पर इसमें सबसे पहले चटकन होगा, क्रैक्स होगा, फिर उसके बाद बल की वृद्धि होते होते फिर यह यहां से टूट जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। और दूसरा बल है लंबवत बल, या तो यह ऊपर उठ जाएगा या यह नीचे चला जाएगा। उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जहां से क्रैक्स हुआ, फॉल्ट का निर्माण हुआ, वहां एक फॉल्ट लाइन बन जाता है, इसे हम लोग कहते हैं फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में बनता है तो नीचे उतरने वाले या नीचे धंसने वाले चट्टान जो है वह सामान्यतः इस तिरछे होने के कारण थोड़ा यहां से अधिक खिसक जाता है। तो यह जो अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण हुआ, यह अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। का निर्माण हो जाता है। तो फिर से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सामान्य भ्रंश में क्षैतिज बल की दिशा विपरीत होती है। दोनों दिशा में लगाए जाने बल के कारण किसी बीच के स्थान पर यह क्रैक्स करता है। क्रैक्स ही बढ़ते बढ़ते दरार बन जाता है और दरार एक तिरछा किनारा लेते हुए एक्स लाइन के रूप में जो है, अगर यह धंसता है फिर भी यह इस टूटे हुए भाग से दूर जाता है, या यह ऊपर उठता है फिर भी यह इसी के सहारे इससे दूर जाता है। तो जो पहले सटा हुआ भाग था वो यहाँ चला आया, दूसरा भाग यहाँ चला आया, यह जो गैप है वह अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण हुआ, फैलाव हुआ। तो दो तरह के बल, और दूसरा की चट्टान जो है उसके घनत्व में भी अंतर हो सकता है। अगर इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व अधिक है तो उक्त परिस्थिति में जो भारी है वह नीचे जाएगा, भारी या अधिक घनत्व वाला नीचे जाएगा, या इसके उलट भी हो सकता है कि यह घनत्व भारी है लेकिन घनत्व कम वाले ऊपर चले जाएंगे। तो चारों दिशा में सक्रिय होने से यह सामान्य भ्रंश की उत्पत्ति होती है। इससे आगे हम लोग अब देखते हैं उत्क्रम भ्रंश। दूसरे प्रकार के रूप में हम लोग उत्क्रम भ्रंश को लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में होता है कि आमने सामने से जो है एक दूसरे पर बल आते हैं। यहाँ देखिए क्षैतिज बल जो है वह एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। इससे क्या होता है, चट्टानी स्तर पर आपस में मिलने के लिए दबाव बनता है। दबाव बनने के क्रम में जहां से दरार बना, उस दरार रेखा के सहारे यह ऊपर गया या यह नीचे गया। उक्त परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो इतना बड़ा एरिया था वो जो है सिक्योर करके इतना बड़ा एरिया हो गया। ये एरिया और ये एरिया एक दूसरे पर चढ़ने के कारण इतना बड़ा एरिया का क्षय हो जाता है। इसीलिए भूपटल की जो लंबाई रहती है उसमें कमी आने के कारण इसीलिए इसका भूपटल का क्षय हो गया। यह दो प्रकार की क्रिया होती है, या तो भूस्खलन होगा या हिमस्खलन होगा। इसके उदाहरण गढ़वाल हिमालय में मिलते हैं और सामान्य भ्रंश के उदाहरण जो है भारत के पश्चिमी घाट में मिलते हैं। तीसरे प्रकार के रूप में अति उत्क्रम भ्रंश, ओवरथ्रस्ट, जो हम लोगों ने देखा था ओवरथ्रस्ट, मतलब कि उत्क्रम भ्रंश
और अति उत्क्रम भ्रंश में अंतर यही है कि जो क्षैतिज बल दोनों दिशा से लग रहा है, उत्क्रम भ्रंश की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अधिक शक्तिशाली होने के कारण या उत्क्रम भ्रंश ही बाद में और लगातार ऊर्जा चक्र चलता है, तो यह यहाँ से क्रैक करके इतना अधिक स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह कर लेता है कि लगभग एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से अवस्थित हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर लगभग समानांतर रूप से अवस्थित हो जाता है। और अति उत्क्रम का तात्पर्य है कि इसमें भूपटल का अत्यधिक ह्रास होता है। इतने बड़े भूपटल, इतना बड़ा भूपटल मात्र इतने क्षेत्र में सीमित हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से अवस्थित हो जाता है। इसके उदाहरण जो है वह मध्यवर्ती रॉकी पर्वत में। चौथे प्रकार के रूप में हम ट्रांसकरेंट फॉल्ट को लेते हैं। ट्रांसकरेंट फॉल्ट को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर तीन दिशा में जो संचरण और बल लगते थे, उसमें तीसरे प्रकार का जो है वो संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव किनारे की बात होती है। प्रस्तुत चित्र में हम देखते हैं क्या कि एक, या तो इसको प्लेट कह सकते हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, या दो चट्टानी संस्तर कह सकते हैं। दोनों के चित्र से ही स्पष्ट है कि इसका निर्माण और इसका निर्माण अलग अलग प्रकार से हुआ है और दिशा भी जो है वह एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत होने से क्या होता है कि यह सिर्फ किनारों पर रगड़ खाता है, न यह सामान्य भ्रंश के तहत टूटकर ऊपर नीचे जाता है, न ही उत्क्रम और अति उत्क्रम भ्रंश के रूप में एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, बल्कि समानांतर रूप से एक दूसरे के किनारे इसके रगड़ खाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, स्थलाकृति निर्माण तो इनसे संभव नहीं है, लेकिन यहाँ ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, क्योंकि जहाँ दो प्लेट का गैप होगा उस गैप में नीचे से ऊर्जा जो है ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा। उसी क्रम में जो है भूकंप की भी उत्पत्ति होगी और साथ ही साथ इसके उदाहरण है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के प्लेट में इसका उत्पत्ति होता है, पैसिफिक प्लेट के अंदर इसका उत्पत्ति होता है, और पश्चिमी अटलांटिक कटक और हिंद महासागरीय कटक, कटक जो होता है दो प्लेटों के बीच में विपरीत दिशा या ट्रांसकरेंट रूप से जो है एक दूसरे के साथ रगड़ खाने से बीच से जो है समुद्री क्षेत्र में उत्थित पर्वत श्रृंखला को हम लोग कटक कहते हैं, और ऐसे जगह पर मूल रूप से ट्रांसकरेंट फॉल्ट ही पाए जाते हैं। भ्रंश से निर्मित चार प्रकार की आकृति, जिसमें तीन स्थलाकृति निर्माणक थे और एक ऊर्जा निःसृत करने वाले थे। अब कंडीशन दूसरा है कि जब एक से अधिक भ्रंश कगार हो तो कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो निम्न चार विशिष्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। एक का नाम है भ्रंश या दरार घाटी, अंग्रेजी में उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, और ग्रेवेन भी उसी का नाम है। दूसरा है रैंप घाटी, और दो प्रकार की घाटी और दो प्रकार के पर्वत बनते हैं। तीसरा है ब्लॉक पर्वत और चौथा है हॉस्ट पर्वत। तो पहले दो प्रकार को हम लोगों ने चित्र के अनुसार दिखाने का प्रयास किया है कि जब किसी चट्टानी संस्तर पर विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो इसमें खिसकाव होता है, और इस क्रम में यह दोनों या तो यथावत रहेगा या खिसकेगा और बीच का भाग नीचे धंस जाएगा। तो बीच के नीचे दो कगार, सबसे पहले तो दो कगार का निर्माण होगा, और उस परिस्थिति में जो यह नीचे खिसका और यह अपने जगह यथावत रहा, ऐसे घाटी को, ये घाटी जो है वह रिफ्ट वैली कहलाता है। और उसी में
दूसरे प्रकार में इसका उदाहरण है दक्षिण भारत की नदी घाटी, जैसे नर्मदा, ताप्ती आदि नदी। तो इसका निर्माण हुआ है जब हिंद महासागरीय प्लेट का दक्षिण पठारी भाग पार्ट है, वह जब उत्तर की ओर खिसकने के क्रम में जगह जगह जो है दरार बन करके नर्मदा और ताप्ती की घाटी नीचे धंस गई, तो यह हो गया रिफ्ट वैली का निर्माण। फिर अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण के क्रम में विश्व की सबसे लंबी महान भ्रंश घाटी है, जिसमें कि बहुत सारे झील भी हैं। तो ये सभी उदाहरण जो रिफ्ट वैली का है। इसकी दूसरी परिस्थिति है कि पूर्वोत्तर हिमालय में जब हिंद महासागरीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसके तो हुआ क्या कि ये भाग तो यथावत रह गया और दो किनारे के भाग पर्वतनुमा आकृति में ऊपर उठ गए। तो इस क्रम में जब ये यथावत रह जाएगा, अपने जगह पर रह जाएगा, तो इस तरह की घाटी को हम लोग रैंप घाटी कहते हैं। इसका उदाहरण महत्वपूर्ण रूप से असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। ब्रीफ है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चट्टानी संस्तर पर विपरीत दिशा में बल अगर क्रियाशील होंगे तो बीच का भाग अगर नीचे धंस जाए और दो कगार से यह नीचे की ओर धंसे तो इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी प्रकार विपरीत दिशा में बल क्रियाशील रहे और बीच का भाग यथावत रह जाए और दोनों भाग ऊपर की ओर उत्थान ले जाए, ऐसे घाटी को हम लोग रैंप घाटी कहते हैं। रिफ्ट और रैंप घाटी के जैसा ही ब्लॉक या हिंदी में भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, और चौथा प्रकार है हस्ट पर्वत। बस दो दरार के बीच जब बीच का भाग यथावत रह जाए और दोनों किनारे के भाग नीचे की ओर आ जाए, तो इससे उठती हुई उभरती हुई आकृति अगर पर्वतनुमा हो तो उसे हम ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। और इसी की तुलना में जब दोनों के किनारे के भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे हम लोग जो है हस्ट पर्वत कहते हैं। विश्व में जो है इसके कई उदाहरण हैं, जैसे यूरोप में वाजेज एवं ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है वो आपको ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, जबकि जर्मनी का हर्ज पर्वत जो है वह हस्ट पर्वत के उदाहरण है। तो चित्र के अनुसार या संरचना के अनुसार तो लगेगा कि दोनों एक ही प्रकार से बनी हुई आकृति है, लेकिन जब उसके चट्टानी संस्तर का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि यहाँ का चट्टान इससे मेल खाता है, इससे मेल खाता है, और यहाँ का चट्टान इससे मेल खाता है, इससे मेल खाता है। पूर्व में इसकी आकृति यहाँ थी और ऊपर उठ गई, इसीलिए माना गया उत्थान हो गया है। अपूर्व में इसकी आकृति यहाँ थी, ठीक है, यहाँ थी, ये नीचे आ गया है, ये नीचे आ गया, इसीलिए ब्लॉक पर्वत में। तो संरचना की दृष्टि से अंतर के कारण हम इसे दो प्रकार में विभाजित करते, लेकिन देखने में आपको लगभग समान संरचना ही लगता है। वलन से निर्मित स्थलाकृति, टोपोग्राफी मेड बाय फोल्ड। फॉल्ट और फोल्ड में जो अंतर हमने बताया था उसमें था कि विपरीत दिशा में जाने से क्रैक उत्पन्न होंगे, कभी कभी एक बिंदु पर भी आने वाले बल से क्रैक उत्पन्न होता है। तो वह उसकी तुलना में जब दो विभिन्न दिशा से एक दिशा की ओर आने वाले बल दबाव डालते हैं तो धरातलीय चट्टान में फोल्ड हो जाते हैं और ये इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। तो इसे वलित आकृति कहते हैं। वलित आकृति में ऊपर उठी हुई आकृति को अपनति और नीचे धसी हुई आकृति को अभिनति कहते हैं। ऊपर उठने पर अंग्रेजी में एंटीक्लाइन और नीचे धसे हुए में सिंक्लाइन कहते हैं। ऊपर उठी हुई आकृति सामान्यतः
पर्वतीय संरचना का निर्माण करती है और नीचे धसी हुई आकृति सामान्यतः जो है वह घाटी का निर्माण करती है। और इसकी ऊंचाई की गणना जो है वो धरातल से की जाती है, जिससे कि इसके अक्षीय ऊंचाई और गहराई की गणना की जा सके। अब वलन से निर्मित स्थलाकृति में कौन कौन से कारक है जो कि इस तरह के वलित स्थलाकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला तो है कि ये जो चट्टानी संस्तर है वो लहरदार होती है। लहर मतलब ऊपर नीचे। दूसरा, जो अपनति और अभिनति का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब है कि वलन के पार्श्व अंग का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक एक वलन, इसकी दो भुजाएं होती है, एक इधर की भुजा एक उधर की भुजा, इसे ही पार्श्व अंग कहते हैं। मूल बात है कि दोनों तरफ से जो चट्टान पर दबाव बल है, एक कारक है कि दबाव बल की तीव्रता कितनी है, और दबाव बल की तीव्रता के साथ साथ चट्टानों के घनत्व एवं कठोरता में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए दबाव बल जो है इधर से अधिक है और इधर से कम है, तो इसको अधिक दबाव देने से इसको अधिक ऊंचा उठा देगा, तो ये अधिक उभरी हुई आकृति बनेगी और ये कम उभरी हुई आकृति बनेगी। तो संकुचन शक्ति दबाव बल की अधिकता और कमी से इसके पार्श्व के किनारे, एक्सिस के किनारों के ऊंचाई में अंतर आ जाएगा, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर इधर के चट्टान अगर कमजोर है या मुलायम चट्टान है, तुलनात्मक रूप से इधर के कठोर चट्टान की तुलना में, तो मुलायम चट्टान में जो है वो वलन अधिक पड़ेगा और कठोर चट्टान में जो है वलन कम पड़ेगा। चट्टान के प्रकार आप जानते हैं, तीन प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय इग्नियस रॉक्स, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा जो है जल। इन चट्टानों की कठोरता के आधार पर इसके वलन की ऊंचाई, गहराई, दिशा आदि का निर्धारण होता है।